नमस्कार मित्रों। आजकल हर जगह चर्चा चल रही है महाराष्ट्र के इलेक्शंस के बारे में। किसी को भी ये आशा नहीं थी कि इतनी सीटें एनडीए को यानी कि महायुति को मिलेगी। जो इलेक्शन लड़े हुए थे उनको भी बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि इतनी सीटें आई। तो फिर क्या कारण हो सकता है कि इतनी सीटें महायुति को मिल गई और भाजपा को अकेले 132 सीटें मिल गई, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी। इसमें बड़े बड़े एनालिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर कमेंट तो करेंगे, एनालिसिस रिसर्च भी करेंगे, लेकिन प्राइमा फेसी मुझे ये दिखता है कि ये जो बटोगे तो कटोगे नारा था वो बहुत ही सफल रहा। क्यों रहा सफल? खाली इसलिए नहीं कि वो नारा योगी जी ने दिया था या मोदी जी ने कहा एक रहो तो सेफ रहो। पिछले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे शायद लोगों की आंखें खुल गई। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में हुआ उसको मजबूरी में जेपीसी को भेजना पड़ा है, लेकिन उसका ये फ़ायदा भी हुआ है कि असली ये लोग जो लोग चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो बिल, जो अमेंडमेंट बिल है वो पास ना हो, क्यों नहीं चाहते हैं कि पास हो जाए। ये करते ही जेपीसी बनाते हुए मीटिंगें जो बुलाई गई तो उसमें जो अपोजिशन के लीडर थे उसमें सुनवाई नहीं हुई, सिर्फ वो चलाते रहे। संजय सिंह हो, कल्याण बनर्जी हो और दूसरे जो एमपीज हैं। इसका मतलब जो है कि वो वक्फ बोर्ड बिल को समझना नहीं चाहते हैं, इसको उससे क्या लाभ है, उससे क्या हानियां वो समझना नहीं। वो उन्होंने दिमाग में बनाया हुआ है कि हमें एक समुदाय के वोट लेने हैं, इसलिए किसी भी तरह से उनको खुश करो विदाउट एनी लॉजिक। परंतु उसी दौरान दूसरी की घटनाएं हुई कि महाराष्ट्र में नोमानी साहब ने 17 पॉइंट का प्रोग्राम दिया है कि जिसमें एक पॉइंट वक्फ बोर्ड का भी था। उसके लिए 1000 करोड़ रुपये दिए जाएं और ये जो बिल किया है उसको अपोजिशन पूरी तरह से अपोज करेगी। इसी दौरान उन्होंने वक्फ बोर्ड वाले जो हैं उन्होंने ऐसे प्रॉपर्टीज़ पे दावा किया जो 1500 साल पहले बनी हुई थी। मंदिरों पर किया, किसानों के खेतों पर किया, बड़ी बड़ी जो यहाँ तक कि कई लोग तो पार्लियामेंट पर और राष्ट्रपति भवन पर भी दावा करने लगे। ये देखकर लोगों की आंखें खुल गई, उन लोगों की जो समझदार थे। महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति है कि लोग पढ़े लिखे हुए हैं, वेल इनकम वाले का स्टेट है, तो इसलिए वहाँ के लोगों को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने देखा कि हमें, अगर हमने वोट नहीं किए जैसे उन्होंने किए हैं तो हमारा भविष्य बड़ा खराब होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता है वो गांव-गांव जाकर ये समझाने में सफल रहे कि अगर आप इस वक्त खाली पेट्रोल के दामों की ओर देखेंगे या गैस सिलेंडर की ओर देखेंगे तो आपका भविष्य अंधकार में है। जैसे कि कराची में हुआ और भी कई स्टेटों में और यहाँ पर बांग्लादेश में भी हो रहा है। लोगों ने सोचा कि ये बात सही है कि हमें सोच समझकर वोटिंग करनी है। दूसरी बात है 3 बजे तक वोटिंग बहुत कम हुई थी, लेकिन 3 बजे के बाद जो समझदार लोग हैं, जो आरएसएस के लोग थे और बजट मंडली के लोग, उनको पता चल गया ये जो लोग हैं समर्थक हमारे ज़रूर है लेकिन वोट डालने नहीं जाएंगे। तो उनको उनके घरों में जाकर उनसे विनम्र प्रार्थना करके उनको समझा बुझाकर उनको पोलिंग बूथ पर ले आए।
जिससे कि वो वोट डाले। और आप देख रहे हैं कि 4% की वृद्धि पिछली लोकसभा से मतदान परसेंटेज में हुआ है, और नतीजा आप देख रहे हैं हमारे सामने क्या है। लेकिन हमारे जो जीते हुए विधानसभा के सदस्य हैं उनको भी खरा उतरना पड़ेगा, ताकि जो उन्होंने लोगों को उनसे बड़ी आशाएं हैं, इतना बड़ा मैंडेट दिया, 80% सीट्स महायुति ने जीती है। इसमें यहां तक कि शरद पवार, जो कि लोगों का परसेप्शन है कि एक करप्ट आदमी है, वो भी जीता। लोगों ने सोचा कि करप्शन, रिश्वत एक इस वक्त बड़ा मुद्दा नहीं है। इस वक्त बड़ा मुद्दा है हिंदू समाज की एकता और आने वाले खतरों से निपटना है। परंतु ये काम झारखंड में नहीं हुआ है। उसका कारण है, झारखंड में आदिवासी बहुल्य एरिया है। वहाँ पर लोगों को ये बताया गया कि जो हमारा नेता है हेमंत सोरेन, उसने अगर BMW की गाड़ी लाई, अगर वो BMW की गाड़ी में चढ़ा, तो ये बाकी जो मानववादी है उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, जो आपका नेता है उसको कभी भी वो जीतने नहीं देंगे, क्योंकि वो मानववादी हैं। वो चाहते हैं कि उनका राज हमेशा हम पर बना रहे। उससे ये हुआ कि लोगों ने सोचा ये अपना आदमी है, तो ये जो उन्होंने उसको गिरफ्तार किया, गलत किया है। हालांकि कई केस ऐसे हैं जिस पर फैसला होता ही नहीं है बहुत देर तक। लोग आप पर विश्वास कैसे करेंगे? या तो आप ऐसे करो, कुछ कानून बनाओ कि केस की जो है अदालती कार्रवाई है, जो भ्रष्टाचार के केस है, उनका फैसला बहुत जल्दी से जल्दी हो सके। और ये आदिवासियों ने ये भी समझा कि अगर हम नहीं 2 वक्त की रोटी खा सके, तो हमारा भाई अगर वो BMW कार में जा रहा, तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात है। ये मानव स्वभाव है कि मेरा पड़ोसी, मेरा जान पहचान वाला अच्छा कर रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ तक कि अर्जुन भी नहीं समझ पाए कि मुझे सत्य के साथ देना है, तो भगवान कृष्ण को बहुत परिश्रम करना पड़ा उनको समझाने के लिए। जब उनको परिश्रम करना पड़ा, जो कि खुद ही परमात्मा के अवतार थे, तो आम लोगों को आप कैसे समझा सकते हैं? आदिवासियों का इसमें कोई दोष नहीं है। जिसको सुबह अगर वो काम करता है, उसको पता नहीं कल सुबह मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप उसे कहोगे कल आपको मरना है, तो वो आपकी बात को कैसे मानेगा? वो कहता है आज तो मुझे जीने दो पहले, अगर कल मुझे मरना है आज मुझे जीने दो। और इसलिए वो नहीं मांगता है गाड़ियां वगैरह, वो कहता है मुझे नमक और चावल दे दो, बस इतना मेरे लिए काफी। उसको वो भी नहीं मिलता है। जब तक हम राष्ट्रवादी लोग इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक वहां जीतना मुश्किल है। अगर हम वो जीत भी गए, फिर भी उनके मन से, जो उनके मन में अपर कास्ट के प्रति नफरत पैदा की गई है, उसको दूर करना पड़े। यही लोग, आदिवासी लोग ही ज्यादा नक्सलवादी, माओवादी, टेररिस्ट वगैरह बनते। क्यों? उनको वो दिखाते हैं कि हमारे ऊपर, हम गरीब इसलिए हैं, हमारे ऊपर जो अपर कास्ट है, अमीर लोगों ने हम पर राज किया है और हमें वो जीने नहीं दे रहे हैं। हमारी लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता है। अगर हम चाहते हैं समझदार लोग, तो हमें ऐसे लोगों की हमदर्दी करनी, उनसे नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं। उनसे हमदर्दी करके उनको जो मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। जैसे कि कई लोग, वनवासी कल्याण आश्रम इसमें काम करता है, अच्छी बात है, और भी वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। मैं राष्ट्रवादी और नेशनल फोर्स से अपील करता हूँ, मेरे जो वीडियो को वो सुने, देखे, उसके बाद जो अपनी राय बनाकर मुझे कमेंट में बताए हैं। और ये भी प्रार्थना है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते।